Good evening, students. My name is Gunjan Sharma, and I'm third year MBBS student at AIMS Nagpur. So today हम करने वाले हैं sexual reproduction in flowering plants के exemplar NCERT के questions. So let's start with multiple choice questions first. Then we will proceed to very short, and long answer type questions. This is chapter 2nd of class 12th, sexual reproduction in flowering plants. So let's start. Let's see on your left screen. लेफ्ट स्क्रीन में मैंने सारे क्वेश्चंस खोल के रखे हैं, तो आप वहां से क्वेश्चंस को रेफर कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमॉन्ग द टर्म लिस्टेड बिलो दोस दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल वॉल आर. तो क्वेश्चन बस सिंपली ये पूछ रहा है कि नीचे जितनी भी टर्म्स आपको यहाँ पे दी गई हैं उनमें से कौन सी टर्म्स हैं जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है किसी भी फ्लोरल वॉल्व के लिए. ठीक है, दोस विच आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर द फ्लोरल वॉल्व. ओके, तो पहले टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है. टर्म्स दी है आपको एंड्रोइशियम. ठीक है, टर्म्स दी है आपको कार्पल, कोरोला एंड सेपल. आपको ये सारी टर्म्स दी है. ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछा है कि फ्लोरल वॉल्व के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है. तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन टर्म्स का मतलब क्या है. ओके, या सो एंड्रोइशियम टर्म एंड कार्पल टर्म एंड कोरोला एंड सेपल. तो एंड्रोइशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है आपका, जो भी आपका फ्लावर होता है उसका जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंड्रोइशियम बोलते हैं. एंड जो, एक मिनट मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. ये डायग्राम रेफर कीजिए. ठीक है, इस डायग्राम में एक फ्लावर दे रखा है एंड ऊपर आप देख रहे हो कि सबसे बाहर वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेपल. ओके, एंड सारे सेपल मिलके बनाते हैं कैलिक्स. ठीक है, फिर उसके अंदर वाला जो कलर वाले पार्ट है, जो फूल की पत्तियां होती हैं कलर वाली, उनको हम बोलते हैं पेटल्स, और पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला. ठीक है, फिर जो मेल वाला पार्ट होता है ना, जिसमें हम एंथर को इंक्लूड करते हैं, और एंथर के अंदर होते हैं सारे पॉलन ग्रेन्स, और एंथल अटैच होता है हेल्प के फिलामेंट की हेल्प से. ठीक है, और कहाँ पे जाके अटैच होगा एंथर जाके अटैच होगा आपके नीचे रिसेप्टिकल पे. ओके, तो ये वाला पूरा जो मेल वाला पार्ट है जिसमें स्टैमन आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट स्टैमन है, इसके अंदर आपका एंथर है और फिलामेंट से अटैच है. ये पूरा पार्ट जो मेल वाला पार्ट है ये एंड्रोइशियम बनाएगा. सो दिस इज द मेल पार्ट. ओके, मेल पार्ट. एंड देन फीमेल पार्ट में आएंगे आपकी ओवरी, आपका एम्ब्रियो सैक, आपका ये, ठीक है, स्टिग्मा आएगा, आपका स्टाइल आएगा. ये सब पिस्टल भी बोलते हैं इसको. और गायनीशियम इज रेफर टू द फीमेल वाला पार्ट, जो फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट होता है. ठीक है, ये सब डायशियस प्लांट की बात हो रही है जिसके अंदर दोनों मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है. तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जितनी भी टर्म्स आपको यहाँ पे दी है उनमें से कौन सी टर्म टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है, मतलब साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है एक फ्लोरल वॉल्व के लिए. ठीक है, तो आपको देख के पता चल रहा होगा, हमने जो अभी भी पढ़े पार्ट्स उसके अंदर एंड्रोइशियम हमने पढ़ा, कार्पल हमने पढ़ा, कोरोला हमने पढ़ा, लेकिन कार्पल एंड कोरोला किसी भी चीज का मतलब किसी भी पार्ट ऑफ द फ्लावर का नेम नहीं है. इट्स जस्ट द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेटल को हम कोरोला बोलते हैं. तो ये सारे जो कलेक्शन है इसको हम कोरोला बोल रहे हैं, बट पेटल्स का नाम नहीं है कोरोला. ऐसे ही कैलिक्स भी है, कैलिक्स भी इट्स कलेक्शन ऑफ सेपल ओनली, ये डायरेक्टली नेम नहीं है. तो दैट्स वाई कार्पल एंड कोरोला इज, कार्पल जो है दैट इज नॉट द टेक्निकल टर्म. ओके, कोरोला इज द टेक्निकल टर्म. कोरोला हम पेटल्स को बोल रहे हैं. ठीक है, कार्पल हमने कहीं भी नहीं पढ़ा इस पूरे डायग्राम में. ओके, तो कार्पल तो है ही नहीं, कोरोला है. एंड देन लास्ट है सेपल. सेपल लेकिन साइंटिफिक नेम नहीं है. इट्स नॉट द टेक्निकल टर्म. टेक्निकल टर्म है कैलिक्स. ठीक है, सेपल के लिए टेक्निकल टर्म है कैलिक्स. तो दैट्स वाई कौन कौन सी टर्म्स हैं जो टेक्निकल नहीं है, तो आंसर हमारा निकल के आता है, एक तो आपका कार्पल, ठीक है, कार्पल, और दूसरा आपका निकल के आता है आंसर सेपल. ओके, बाकी एंड्रोइशियम हम मेल के लिए बोलते हैं, कोरोला हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पेटल, एंड सेपल के कलेक्शन को हम कैलिक्स बोलते हैं, पर सेपल एग्जैक्टली कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज
सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन इज थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन इज सेकेंड एंड फोर्थ। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, so gynoecium is the technical term for carpel and calyx is the technical term for the sepals. Okay, sepals के लिए क्या होता है? सेपल्स के लिए होता है आपका कैलिक्स। आपने डायग्राम में भी देखा, कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स होता है। ओके, एंड जो आपका कार्पल है ना, कार्पल कार्पल जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है गाइनीशियम। यहाँ पे टेक्निकल टर्म से मतलब है साइंटिफिक नेम से, ठीक है? तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि टेक्निकल नेम किस चीज को रेफर करता है। तो ये गाइनीशियम के लिए यूज होता है। ओके, तो आंसर इज थर्ड, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, जूम इन करके आई विल शो यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल आर इज टू एंथर। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि ओव्यूल के लिए जो एम्ब्रियो सैक होता है वो आपके एंथर के लिए कौन सा पार्ट होगा? ठीक है, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक है फीमेल पार्ट एंड एंथर है आपका मेल पार्ट। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, वी विल अंडरस्टैंड इट आराम से। सो या देखिए, जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो आपके ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है? जो आपका ओव्यूल है वो एक तरह से जैसे फीमेल्स में ओवरी होती है ना, ऐसे ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर होता है एक एम्ब्रियो सैक। तो एंथर जो है अभी दिखाया, एंथर ऐसे फिलामेंट होता है, फिलामेंट के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्टेमन और स्टेमन के अंदर होता है आपका एंथर, ठीक है? तो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक जो है वो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है? एंड एंथर जो है वो अंदर वाला पार्ट है। तो एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला पार्ट है ओव्यूल। तो आपके एंथर के बाहर वाला पार्ट क्या होगा? एंथर के बाहर वाला पार्ट होगा आपका स्टेमन, ठीक है? या फिर पॉलन ग्रेन्स, ये सब होंगे। तो एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे एग्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका मेन साइट होता है। एंड जो एंथर है, एंथर के अंदर ऐसा क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है? वो है आपके पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, मेल पॉलन ग्रेन्स फ्लाई करके आपके एम्ब्रियो सैक पे जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो इसलिए एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के लिए है, एंथर के लिए वो होता है आपका pollen grains. Okay, so right answer would be pollen grains. Pollen grains are present inside the anther like embryo sac is present inside the ovule. Okay, embryo sac जैसे आपके ovule के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे ही pollen grains आपके anther के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखना, सबसे बाहर होता है आपका स्टेमन, स्टेमन के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं आपके pollen grains। और यहाँ पे सबसे बाहर ओव्यूल होता है, सॉरी हाँ, स्टेमन होता है सबसे बाहर, स्टेमन के अंदर होता है आपका एंथर और एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे सबसे बाहर आपका होगा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर होंगे एग्स जहाँ पे जाके सारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक अंदर वाला पार्ट बताया था, ओव्यूल बाहर वाला पार्ट था। तो एंथर के सॉरी, तो एंथर के अंदर वाला पार्ट हम बताएंगे कि एंथर के अंदर कौन सा पार्ट है। तो आर यू गेटिंग द क्वेश्चन ना? एम्ब्रियो सैक टू ओव्यूल मतलब एम्ब्रियो अंदर ओव्यूल बाहर, डैश टू एंथर, एंथर बाहर, एंथर के अंदर क्या? पॉलन ग्रेन। तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज पॉलन ग्रेन एंड नॉट स्टेमन। स्टेमन क्यों राइट आंसर नहीं है? क्योंकि स्टेमन इज नॉट इनसाइड पार्ट, इट इज द आउटसाइड पार्ट। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन बोलता है, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड hypogynous flower, the arrangement of floral whorls on the thalamus from outermost to innermost is? Outermost to innermost. I'll show you a diagram for that. Okay, 1 second, I'll show you a diagram. Yeah. So you can see on screen there is a diagram which I haven't completed here. Okay, the question is asking कि एक typical complete bisexual and hypogynous flower के अंदर, bisexual का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसके अंदर दोनों फीमेल एंड मेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं उस फ्लावर के अंदर, ठीक है? क्या अरेंजमेंट होती है फ्लोरल वॉल्स की थैलेमस के अंदर फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, ठीक है? तो देखिए, जो डायग्राम आपको
अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था उसी के अंदर आपको आंसर दिख जाएगा कि क्या अरेंजमेंट है। तो लेट्स सी इन द डायग्राम। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस मिले हैं आपको, ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका कैलिक्स दिया है, कोरोला दिया है, एंड्रोइशियम दिया है, गायनीशियम दिया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिए हैं? इसके अलावा कुछ नहीं दिए, बस आपको अरेंज करना है इनको कि बाहर सबसे बाहर क्या होगा, फिर सबसे अंदर क्या होगा। ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर हम आंसर पे आएंगे। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट, जब भी आप किसी फ्लावर को देखते हो, ये आपका फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर के अंदर सबसे पहले तो जो कलरफुल उसकी लीव्स होती हैं वो आपको ऊपर की तरफ दिखती है, पर उसके आसपास एक ग्रीन कलर की आपको कवरिंग दिखती होगी पक्का। तो वो जो कवरिंग है ना, वो ग्रीन कलर की, जिसमें पत्तियां होती है, ग्रीन कलर का उसका पकड़ने का डंडी होता है, वो सब बाहर की तरफ होता है। और उस बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैलिक्स, जो ग्रीन कलर का होता है। फिर जो येलो कलर का अगर फ्लावर है तो येलो कलर की पत्तियां फिर वो ग्रीन कलर की पत्तियों के बाद आती है, अंदर की तरफ है वो उसके, उसको हम बोलते हैं कोरोला। जो पेटल्स, उन पत्तियों का नाम होता है पेटल्स, और पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला। तो बाहर वाला पार्ट हो गया कैलिक्स, फिर आया आपका कोरोला, एंड देन उसके बाद जो अंदर वाला, उसके जस्ट अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जहां पे पॉलन ग्रेन्स वाला अटैच होते हैं, जहां पे फिलामेंट होता है, वो होता है आपका मेल वाला पार्ट, और उसका नाम होता है एंड्रोइशियम। तो पहला पार्ट बाहर का कैलिक्स हम लिख रहे हैं 1, कोरोला को 2 लिख रहे हैं, एंड एंड्रोइशियम को हम 3 लिख रहे हैं। उसके बाद है आपका लास्ट में जो फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, फीमेल वाले पार्ट में जो अंदर की तरफ मोटा वाला पार्ट होता है, जिसका नाम है पिस्टिल नॉर्मल, एंड उसको हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं गायनीशियम। तो दैट इज द फोर्थ पार्ट जो अंदर की तरफ होगा। तो क्या सीक्वेंस बनेगा आपके बाहर से अंदर? कैलिक्स, कोरोला, फिर एंड्रोइशियम और फिर गायनीशियम। तो ये आपका सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है, यही सीक्वेंस बनेगा, पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोइशियम, फिर गायनीशियम। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में कहाँ पे ये सीक्वेंस लिखा है? पहला ही सीक्वेंस ये लिखा हुआ है, यू कैन सी हेयर, पहला ही सीक्वेंस है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड देन गायनीशियम। ठीक है, सेकंड सीक्वेंस है कैलिक्स, कोरोला, गायनीशियम एंड एंड्रोइशियम, विच इज रॉन्ग, पहले एंड्रोइशियम आएगा। थर्ड सीक्वेंस में तो गायनीशियम, एंड्रोइशियम, कोरोला, कैलिक्स है, जो इनवर्ड टू आउटवर्ड है, नॉट, दैट इज इनवर्ड टू आउटवर्ड। ओके, दैट इज नॉट आउटवर्ड टू इनवर्ड, दैट इज इन टू आउट, इन टू आउट। ओके, तो दैट इज रॉन्ग, हमारे क्वेश्चन में पूछा है आउट टू इन। ठीक है, एंड फोर्थ है एंड्रोइशियम, गायनीशियम, विच इज अगेन रॉन्ग। सो द राइट आंसर वुड बी आंसर फर्स्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गायनीशियम। इसी को मैंने लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा है, इन a typical bisexual flower, the arrangement of floral walls on the thalamus from outermost to innermost is always calyx, corolla, androecium and gynoecium. So let's go to the question number 4th. Okay, question number 4th पे चलिए, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th में लिखा है अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, डाइकोट की बात की गई है, बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, द मोस्ट प्रोबेबल कोर्स फॉर द अबव सिचुएशन इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डाइकोट वाले प्लांट्स होते हैं ना, डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, जो देखो 2 तरह के प्लांट होते हैं, ये आप राइट साइड की स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, या राइट साइड की स्क्रीन पे देखिए, मैं इधर बता रही हूँ, 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, पर अगर मोनोकोट और डाइकोट, मतलब सीड, प्लांट के अगर सीड को देखें, प्लांट के अगर सीड को देखें और उसके हिसाब से अगर प्लांट को हम डिवाइड करें, तो 2 तरह के प्लांट निकल के आते हैं। एक आता है मोनोकोट और एक आता है डाइकोट। जो मोनोकोट होता है उसके जो सीड्स होते हैं ना, वो सीड डिवाइड नहीं करते हैं, वो सीड एक ही सीड में कोई पार्ट ही नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एक सीड होता है, उसमें कभी पार्ट ही नहीं होगा। लेकिन जो डाइकोट होते हैं वो सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ डाइकोट का, जैसे मूंगफली, पीनट्स। मूंगफली को जब भी आप छीलते हो और जो मूंगफली का दाना आप निकालते हो, मूंगफली को आप 2 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड कर सकते हो, बीच में से तोड़ के। ऐसे ही काजू होता है और ऐसे ही बादाम होता है। ठीक है, लेकिन जो मोनोकोट होते हैं ना, वो कभी भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। मोनोकोट का एग्जाम्पल मेरे से अच्छा आप समझते होंगे, जैसे आपके हो गए अखरोट। ठीक है, और आपका
अखरोट हो गया, और भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो उनको बोलते हैं मोनोकोट। तो मोनोकोट डाइकोट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो उन्हीं को डाइकोटिलिनस प्लांट बोला है। ठीक है, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट बियर फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड, द मोस्ट प्रोबेबल कोज। तो देखो बात ऐसी की गई है कि ये फ्लावर तो बनाते हैं लेकिन इनसे कभी फ्रूट नहीं बनेगा या फिर सीड नहीं निकलेगा। इसका कोज क्या है? इसका कोज क्या है वो हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहला ऑप्शन है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर्स। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स। थर्ड इज प्लांट इज मोनोशियस। फोर्थ इज प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में जब आप डाइकोट वाला पॉइंट पढ़े होंगे डाइकोटिलेडोनस प्लांट में, तो वहां पे साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है कि जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं सबसे पहले तो ये डाइशियस होता है, डी से डाइकोट डी से डाइशियस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इन प्लांट्स के अंदर ना जो भी फ्लावर होते हैं उन फ्लावर में फीमेल पार्ट नहीं होता है, ओनली मेल पार्ट ही होता है, फीमेल पार्ट उसमें सप्रेस होता है। तो इसलिए उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, और अगर वहां पे फीमेल पार्ट है ही नहीं तो उसके बीच में फ्यूजन हो ही नहीं रहा है ना, फीमेल पार्ट है ही नहीं, इसलिए जब फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फ्रूट और सीड भी नहीं बन रहा है। वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में बताई गई है। अगर आप क्वेश्चन के नीचे वाला सॉल्यूशन देखेंगे, वही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है वो फ्लावर्स को बियर करता है लेकिन कभी फ्रूट और सीड नहीं बनाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कि प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स एज इट विल नीड पिस्टल एम्ब्रियो सैक सो इट कैन कैरी आउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल कॉज यही है कि प्लांट डाइशियस है एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स, ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, क्योंकि इसको फिर एम्ब्रियो सैक वगैरह नहीं है एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सीड और फ्रूट नहीं बन रहा है, क्योंकि वो स्टेमिनेट फ्लावर्स है, उसमें कोई एम्ब्रियो सैक और पिस्टल है ही नहीं, क्योंकि फीमेल पार्ट है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा कि द प्लांट इज डाइशियस। आंसर नंबर फोर्थ, द प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली विच फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yeah, next question. Next question is question number fourth. Question number fifth, sorry. देखो question number fifth में क्या लिखा है? Question number fifth में लिखा है the outermost and innermost wall layers of microsporangium in an anther are respectively. एक microsporangium की बात की गई है। सबसे पहले आप ये बताइए, जब आपने एनसीईआरटी में पढ़े थे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग से, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पढ़ा था? फीमेल पार्ट में पढ़ा था या मेल पार्ट में पढ़ा था? ऑब्वियसली मेल पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, हाँ, तो मेल पार्ट की बात हो रही है, मेल पार्ट में भी एंथर की बात हो रही है। ठीक है, और एंथर में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बाहर की और अंदर की लेयर पूछी है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। डायग्राम से ही समझ आ रहा है, जो डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया है। स्पोरेंजियम की लेयर्स देख लीजिए। स्पोरेंजियम का सबसे पहले तो डायग्राम अगर आया एग्जाम में तो ये बना के आना है, ये होता है स्पोरेंजियम का शेप, और ऐसा डायग्राम बनाना है आपको। फिर क्रॉस सेक्शन में देखिए, सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है एंडोथीसियम, फिर आती है आपकी मिडिल लेयर्स, और फिर आता है आपका टेपिटम। तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम। ठीक है, टेपिटम, तो देखिए इनर आउटर मोस्ट कौन सा हो गया? फिर ऑप्शन देखो, एंडोथीसियम एंड टेपिटम। आउटर मोस्ट कौन सा है? एपिडर्मिस है, एंड इनर मोस्ट कौन सा है? टेपिटम। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर एंडोथीसियम नहीं है, एपिडर्मिस है ना, और सबसे अंदर कौन सा है? टेपिटम। तो आंसर होगा आपका एपिडर्मिस एंड टेपिटम, और ये ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है जिसमें लिखा है एपिडर्मिस एंड टेपिटम। सो द राइट आंसर वुड बी एपिडर्मिस एंड टेपिटम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, एपिडर्मिस एंड टेपिटम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है तो उसके अंदर मियोसिस कहाँ पे होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस होता है जब भी आपकी डिप्लॉयड सेल डिवाइड करके हैप्लॉयड में कन्वर्ट होती है। डिप्लॉयड मतलब डीएनए उसके नंबर 2 है। ठीक है,
वो डिवाइड हुई है, और डिवाइड होने के बाद वो ऐसा नहीं कि 2n में डिवाइड हो रही है, वो n मतलब आधी हो गई है, ठीक है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गई है, तो उसको बोलते हैं हम मियोसिस। और माइटोसिस क्या होता है, जब 2n वाली सेल डिवाइड होके 2n में ही रहे, मतलब दो 2n बना दे, इसको बोलते हैं हम माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मियोसिस कौन सी सेल में होता है? तो जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही होती हैं जो मियोसिस करती हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड व्हिच लेटर डिफरेंशिएट्स इन पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजियम अभी हमने पढ़ा कहाँ होता है, एंथर के अंदर होता है, मतलब मेल पार्ट में होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या काम होता है, ऊपर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम दोबारा देखिए। हाँ, माइक्रोस्पोर जो होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे अभी आपको देखो 4 सेल दिख रही होंगी, 2 1 2 3 4, ये है आपके 4 टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। और ये कैसे बना, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, ये एन सेल्स हैं, एन हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये कैसे बनी, ये जो टेट्राड बनता है ना, ये बनता है आपकी माइक्रोस्पोर एम मदर सेल्स, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही बनता है। तो मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, फिर वो बनाता है टेट्राड, और टेट्राड बाद में बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। तो ऑप्शंस देखिए कहाँ पे लिखा है टेट्राड, एंडोथीसियम नहीं, गलत, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज राइट। माइक्रोस्पोर टेट्राड तो बनेंगे मियोसिस के बाद, इसके बाद बनेंगे, तो मियोसिस इसमें नहीं हो रहा है, मियोसिस हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और पॉलन ग्रेन बनेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। तो द आंसर इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, या क्वेश्चन नंबर 7th बोल रहा है कि फ्रॉम अमोंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनीशियम। गाइनीशियम से कौन कौन से एसोसिएटेड है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। गाइनीशियम क्या होता है? गाइनीशियम फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो हम एक बार फीमेल पार्ट का डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं ये देख लेते हैं। ओके, ये तो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट दिखा रखा है, जब पोलन ग्रेन आके फीमेल पार्ट के ऊपर बैठ गया है, ये पोलन ग्रेन है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उससे पहले ये जो पार्ट्स हैं वो देखिए, सबसे पहले बाहरी पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा अटैच होता है स्टाइल के एक फिलामेंट की हेल्प से, कहाँ पे जाके अटैच होगा, नीचे आपके यहाँ पे जाके अटैच होगा एम्ब्रियो सैक पे, ठीक है। अंदर वाले जो है ना, ये अंदर जो है ये होते हैं आपके एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक की बाहर क्या होता है, प्रेजेंट ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल से ऊपर यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा, एंड दिस इज पॉलन ट्यूब जहां से पॉलन ग्रेन अंदर जाता है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो आपके इसके अंदर गाइनीशियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से एसोसिएट करते हैं। तो स्टिग्मा हमने पढ़ा अभी जस्ट, स्टिग्मा होता है, तो स्टिग्मा इज राइट, जहां भी स्टिग्मा है वो सब करेक्ट है। देन ओव्यूल भी होता है, एम्ब्रियो सैक भी होता है, एंड प्लेसेंटा भी होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाद में देखो पिस्टिल दिया है, स्टाइल दिया है, ओव्यूल दिया है, थैलेमस दिया है, थैलेमस कोई पार्ट नहीं है आपके इसमें, ओव्यूल दिया है, ओवरी दिया है, एम्ब्रियो सैक दिया है, टैपिटम दिया है, टैपिटम कोई पार्ट नहीं है। देन दिया है ओव्यूल, स्टैमेन, ओवरी एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और स्टैमेन कोई पार्ट नहीं है, स्टैमेन मेल का पार्ट होता है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर फर्स्ट। देन 8th क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। एक ओव्यूल की बात की गई है, इनरमोस्ट पार्ट से चालू करना है और करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये है एक ओव्यूल का डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, आई जूम इट फॉर यू, ठीक है। दिस इज द ओव्यूल, इसको ढंग से डायग्राम को समझिए कहाँ पे क्या है। जब भी ओव्यूल का एंट्री होता है, ठीक है, जहां पे आपका
ओव्यूल अटैच होता है जहां से, वो होता है आपका चलाजल एंड। और जहाँ पे ओव्यूल की वो होती है, ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो साइड साइड वाला, इसको बोलते हैं हम हाइलम। ओके। एन ओव्यूल जहां से अटैच होगा, जिसकी हेल्प से अटैच होगा चलाजल एंड, वो है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच होगा। देन आपका माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे है माइक्रोपाइलर पोल। फिर आपका आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट के जस्ट अंदर आपका एम्ब्रियोसैक, ये पूरा एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर आपके, हाँ, ये आपका एम्ब्रियोसैक आपको दिख रहा होगा, ये ओव्यूल शेप का। इसके जस्ट अंदर आपका है एग। ठीक है, एग। एंड देन इसके अंदर जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना, ये है आपका न्यूसेलस। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि इनर मोस्ट से चालू करना है और आउटर मोस्ट तक आना है, और ओव्यूल का सीक्वेंस बताओ। सबसे अंदर क्या है, इधर ही देख लो, सबसे अंदर है आपका एग्स। एग्स कहाँ कवरिंग कहाँ हो रही है एग की? एम्ब्रियोसैक के थ्रू हो रही है। एम्ब्रियोसैक के बाद क्या आ रहा है? न्यूसेलस आ रहा है। न्यूसेलस के बाद क्या आ रहा है? आपके इंटेग्यूमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग है, एग के बाद एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के बाद आपका न्यूसेलस है, न्यूसेलस के बाद आपके इंटेग्यूमेंट्स हैं। समझ आ गया ना? ऐसे आपकी पूरी लेयर है। और इंटेग्यूमेंट भी सबसे पहले इनर इंटेग्यूमेंट है, फिर आउटर इंटेग्यूमेंट है। तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो द राइट आंसर वुड बी व्हाट? क्या होगा सबसे राइट आंसर? देखिए ऑप्शंस, एग दिया है, फिर न्यूसेलस, फिर एम्ब्रियोसैक। नहीं, पहले एम्ब्रियोसैक आएगा फिर न्यूसेलस आएगा, तो दिस इज तो रॉन्ग। सेकंड, एग दिया है, एम्ब्रियोसैक दिया, न्यूसेलस दिया, इंटेग्यूमेंट, विच इज राइट। दिस इज राइट। पहले एग है, फिर एम्ब्रियोसैक है, फिर न्यूसेलस है, फिर इंटेग्यूमेंट्स है। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछा है। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? जब फीमेल वाला जो पार्ट है एम्ब्रियोसैक वाला, वो अभी तक फ्यूज नहीं हुआ है, फ्यूज होने से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। फ्यूज होने के बाद वो बन जाएगा जाइगोट वगैरह। ठीक है, मतलब फिर दूसरा फ्लावर बनेगा। तो उससे पहले जो आपका ओव्यूल है ना, ओव्यूल वाला पार्ट पूरा है, और ओव्यूल के अंदर जो भी आप एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर जितनी भी सेल्स वगैरह हैं, वो सारे पार्ट के गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो उसके लिए सही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सी है जो ट्रू है। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल एट मेच्योरिटी। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होंगी, ऐसा लिखा है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्री न्यूक्लियर, डेवलपमेंट के दौरान न्यूक्लियस जो होता है वो फ्री होता है, उसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती है। थर्ड स्टेटमेंट है इंटेग्यूमेंट के अंदर होगा लेकिन न्यूसेलस के बाहर होगा, आउटसाइड द न्यूसेलस बट इनसाइड द इंटेग्यूमेंट। ओके, विच इज रॉन्ग। न्यूसेलस के भी अंदर होता है, न्यूसेलस के बाहर नहीं होता है। देन फोर्थ स्टेटमेंट है कि एग एपरेटस होगा चलाजल एंड में। हमने अभी जस्ट डायग्राम देखा था चलाजल एंड का, और हमने अभी जस्ट देखा था कि क्या होता है, एग एपरेटस होता है कि नहीं होता है, वो सब हमने देखा था। तो ऑप्शंस आपको मिले हैं दो दो, मतलब 2 स्टेटमेंट है इनमें से जो आपकी सही है। ठीक है, पहले डायग्राम पे आ जाइए। ये आपका चलाजल एंड था जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, नीचे वाला एंड। एग एपरेटस क्या चलाजल एंड पे है या फिर माइक्रोपाइल की साइड में है? अपने आप आपको देख के पता चल रहा है चलाजल एंड में कोई एग एपरेटस नहीं है, एग एपरेटस ऊपर की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ। तो जो फोर्थ आपका ऑप्शन है ना कि एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चलाजल एंड, वो गलत हो गया है। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। क्या आपका एम्ब्रियोसैक न्यूसेलस के बाहर है? हमने जस्ट इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट लेयर्स पढ़ ली थी, और हमने एम्ब्रियोसैक को अंदर रखा था, न्यूसेलस को बाहर रखा था, क्योंकि एम्ब्रियोसैक और एग्स न्यूसेलस के अंदर होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ही सही आ रहे हैं, और डायग्राम की हेल्प से उसको भी जस्टिफाई मैं आपको कर सकती हूँ। जब भी आप डायग्राम देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस दिखाए हैं। जो रेड कलर के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस हैं, और ये टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 न्यूक्लियस हो गए, एंड 7 सेल कैसे हुई? 1 2 3
3 यहाँ पे, एक ये पूरी सेल ये ब्लू कलर की, 3 ग्रीन कलर की और 3 रेड कलर की सेल्स। तो टोटल कितनी है? 7 सेल्स हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस इज, तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा कि दिस इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूक्लियस होता है वो इसके फ्री होते हैं, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर बोला ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। ठीक है, ऑटोगैमी क्या है वो पहले समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। मतलब जब भी आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन में एक टर्म आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज ऑटोगैमी, व्हाट इज चेस्मोगैमस फ्लावर, तभी आप वो क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। तो देखो, फर्टिलाइजेशन के 3 टाइप्स होते हैं। किस फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है कि एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर का मेल वाला पार्ट मतलब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के एम्ब्रियो सेक मतलब उसी फ्लावर के गाइनीशियम स्टिग्मा पे जाके बैठ गए और एक ही फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी सेकंड टाइप है। जिटोनोगैमी होता है कि एक प्लांट है, एक प्लांट का एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से जाके फर्टिलाइज करे, तो उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। एंड क्रॉस पॉलिनेशन होगा जब एक डिफरेंट प्लांट से फर्टिलाइज करेगा, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये हो गया ऑटोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आते हैं कि व्हाट इज चेस्मोग्लैमस फ्लावर एंड व्हाट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम के अंदर मैंने दिखा रखा है जो आपकी ग्राउंड लेवल, देखो यहाँ पे होता है आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे आती है आपकी रूट्स। जो रूट्स के अंदर जो फ्लावर आपके बने हुए हैं ना, जो अंदर ही रहते हैं और कभी खुलते नहीं है, बंद रहते हैं हमेशा, इनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो बाहरी फ्लावर हैं जो खुल जाते हैं उनको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगैमस फ्लावर। ऑटोगैमी मतलब एक ही फ्लावर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाना, उसी फ्लावर का मेल पार्ट फीमेल पार्ट से फर्टिलाइज कर रहा है। ये इसमें पूछा है कि ऑटोगैमी हो सकता है चेस्मोगैमस फ्लावर में कब? इफ pollen grain matures before maturity of ovule, ovule mature before maturity of pollen, both pollen and ovule mature simultaneously, both anther and stigma are of equal length। सी बात है, जब दोनों के दोनों पोलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, मतलब सेम टाइम पे एडल्ट बन जाएंगे और फर्टिलाइज करने में मतलब कि दोनों एलिजिबल हो जाएंगे, कर सकते हैं इस सेम टाइम में फर्टिलाइज। जब उनका टाइमिंग सिमिलर रहेगा, सेम टाइमिंग में उनका फर्टिलिटी रहेगा, तो एक जो पोलन ग्रेन है वो आपके ओव्यूल से जाके फर्टिलाइज कर पाएगा। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, बोथ पोलन ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पे हो रहा है, इसलिए इसका आंसर है थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं? ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ बोलेंगे कि क्या स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट्स बोला है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। अभी बताया मैंने क्लिस्टोगेमस क्या होता है। ठीक है, क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर्स मैंने आपको बताए हैं जो, देखो, जो जड़ के नीचे जड़ में है, जो कभी खुले ही नहीं है। अब वो जो फ्लावर्स हैं उनमें मेल फीमेल दोनों पार्ट है, ठीक है, एक ही फ्लावर में, और वो कभी खुला नहीं है, तो पोलन कहाँ उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएगा? ऑब्वियसली खुद के फ्लावर के ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज कर जाएगा ना। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो हैं वो बंद फ्लावर्स हैं, ठीक है, कभी खुला ही नहीं है पोलन। पोलन कभी विंड में उड़ेगा ही नहीं, हवा में किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा ही नहीं, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि खुद के फ्लावर के ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज कर जाएगा, और उसी को ऑटोगैमी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, विच इज राइट, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर बंद फ्लावर है, हमेशा ऑटोगैमी करेंगे ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। चेस्मोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगैमी, विच इज रॉन्ग। चेस्मोगेमस फ्लावर कुछ भी कर सकता है, जिटोनोगैमी भी कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, ऑटोगैमी भी कर सकता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। पॉसिबल ही नहीं है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिटोनोगैमी कर दे, क्योंकि वो बंद फ्लावर होते हैं। पोलन ग्रेन जब
फ्लावर खुलेगा तभी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा ना, तो जिटोनोगेमी हो ही नहीं सकता है। फोर्थ ऑप्शन है चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी। क्यों? चेस्मोगेमस फ्लावर हैं जो खुद के खुद में ही फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो व्हाई दिस इज रॉन्ग कि चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। द राइट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 1 which is Clistogamous flower always exhibit autogamy. It is right statement. Then question number 12. Question number 12 बोलता है a particular species of plant produces light non-sticky pollen in large numbers and its stigma are long and feathery. These modifications facilitate pollination by। देखो एनसीईआरटी की मैंने पहले ही बोला था, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस आपके क्वेश्चन बन के आ जाती है। नीट के अंदर यही होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं क्या समझाऊं? पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन ही उठ के यहाँ पे दे दिया उन्होंने और पूछ लिया कि बताओ एक किस टाइप का फर्टिलाइजेशन में हेल्प, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा ये। तो देखो लाइन क्या लिखी है, एक प्लांट है जो लाइट और नॉन स्टिकी मतलब हल्का और बिना चिपकने वाला पॉलन प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और इसके जो स्टिग्मा है ना जहां से पॉलन अटैच होता है वो बहुत ही लंबे हैं और फेदरी हैं। स्टिग्मा नहीं, पॉलन अटैच नहीं होता है, फीमेल वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। और इसका जो स्टिग्मा है ना वो स्टिग्मा इसका बहुत ही लंबा है और फेदरी है। तो ये मॉडिफिकेशन किस पॉलिनेशन में होती है? एक तो दिमाग लगाएंगे तो वैसे ही पता चल रहा है कि लाइट है, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी है, बहुत ज्यादा है, मतलब उड़ने में आसानी करेगा। ठीक है, कैसे उड़ेगा? हवा की मदद से उड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विंड पॉलिनेशन में जा रहा है ये कि हवा की मतलब मदद से, लाइट है तो उड़ जाएगा, नॉन स्टिक है तो कहीं चिपकेगा नहीं, सीधे उड़ जाएगा। ठीक है, और उड़ के कहाँ बैठेगा? स्टिग्मास पे जाके बैठेगा। और स्टिग्मा अगर बड़े हुए, देखो जैसे ये डायग्राम में बड़े बड़े स्टिग्मा दे रखे हैं, तो पॉलन ग्रेन आसानी से आके बैठ जाएगा ना इनमें। ठीक है, किसी और चीज की हेल्प ही नहीं लगेगी, बस विंड की हेल्प लगेगी, हवा की हेल्प करेगी, हवा उसको उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, तो देखिए द विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू देम बट डू नीड टू एक्सपोज टू द विंड। ठीक है, इंसेक्ट को कोई अट्रैक्शन नहीं करना है, इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं है, विंड पॉलिनेशन है, तो फ्लावर इतने सुंदर नहीं होंगे और कोई इनमें खुशबू नहीं रहेगी। खुशबू रहती है, सुंदर रहते हैं, सुगंधीदार रहते हैं, तो इंसेक्ट्स आगे बैठते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज नो सेंट और नेक्टेटरी। सेकंड, एंथर्स आर एक्सपोज टू द विंड सो दैट पॉलन कैन इजिली बी ब्लोन अवे। एंथर एक्सपोज रहेंगे और जो पॉलन होंगे वो बहुत ही छोटे, लाइट रहेंगे और ज्यादा नंबर में होंगे, स्टिकी भी नहीं होंगे। और स्टिग्मा जो है, ये जो लंबे लंबे स्टिग्मा है ये फेदरी है। ठीक है, टू कैच पॉलन, जल्दी से के पॉलन को पकड़ने के लिए लंबे लंबे बनाए गए हैं, फेदरी बनाए गए हैं। तो ये सब क्या किस में होता है? विंड पॉलिनेशन में होता है। तो राइट आंसर वुड बी विंड। ना एनिमल, ना इंसेक्ट, ना वाटर, ओनली विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। From the among the situations given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी पे देखो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेना। ऑप्शंस लिखे हैं आपके इसमें, मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ये समझो। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों किस प्लांट में नहीं होगी, किस में नहीं होगी? नो। तो देखो पहला है मोनोशियस प्लांट जिसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब एक ही सेक्स का फ्लावर है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मोनोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड डाइशियस। पहले दो चीज समझो, मोनोशियस किसको बोलते हैं और डाइशियस किसको बोलते हैं। डायग्राम देखिए, मोनोशियस फ्लावर्स वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर एक अलग से मेल फ्लावर होगा और एक अलग से फीमेल फ्लावर होगा। इसको बोला है आपका, अलग से फीमेल फ्लावर होगा, अलग से मेल फ्लावर होगा, मोनोशियस। डाइशियस क्या होता है? मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों होगा। ठीक है, एक ही प्लांट में फीमेल होगा, एक ही प्लांट में मेल होगा। ठीक है, डाइशियस क्या होगा? डाइशियस वो होगा, डाइशियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होंगे। एक पूरा ही प्लांट फीमेल का होगा जिसमें कोई भी मेल फ्लावर नहीं होगा, और एक पूरा ही प्लांट मेल का होगा जिसमें कोई फीमेल प्लांट नहीं होगा। मतलब एक डिफरेंट प्लांट है जो पूरा मेल है, एक डिफरेंट प्लांट है जो पूरा फीमेल है, उसको बोलते हैं डाइशियस।
तो तुम दिमाग लगाओ, अगर एक प्लांट में ओनली फीमेल ही है, मेल है ही नहीं, तो क्या ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी होने के चांस हैं? मैंने पहले ही बताया था, ऑटोगेमी होता है सेम फ्लावर का फर्टिलाइजेशन, और जिटोनोगेमी होता है सेम प्लांट में फर्टिलाइजेशन डिफरेंट फ्लावर्स के। तो दोनों के चांस नहीं है, तो राइट आंसर वुड बी डाइशियस प्लांट। तो ढूंढिए डाइशियस प्लांट कहाँ लिखा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है डाइशियस प्लांट बियरिंग ओनली फीमेल और मेल फ्लावर्स, विच इज राइट। थर्ड है मोनोशियस, मोनोशियस में हो जाएगा। डाइशियस में भी विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो हो जाएगा, मतलब कि दोनों तरह के फ्लावर्स हैं तो हो जाएगा, बट दैट इज रॉन्ग, होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की बात की गई है और उसके अंदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मांगे, मतलब N, 2N और 3N कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। तो देखिए नीचे जो डायग्राम है, पहले बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो सैक ऐसा था, ठीक है, फिर फर्टिलाइज होके वो ऐसा बन गया है। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो जाइगोट होता है, वो 2N होता है। और जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट आपकी एग सेल से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग सेल्स है ना, यहाँ से जाइगोट बनेगा पॉलन ग्रेन से फ्यूज होके, तो जाइगोट तो हो गया आपका 2N। फिर यहाँ पे होते हैं आपके काफी अलग अलग सेल्स होते हैं, PN सेल्स होते हैं, PN सेल्स। वो कैसे बनते हैं आपके? PN सेल्स का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये एंटीपोडल सेल जो आपको ऊपर दिख रही है ना, तीन, जिसके लाल कलर के 3 सेल्स हैं, हरी कलर की 3 सेल्स और 3 न्यूक्लियस है, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, किसी और से फ्यूज नहीं होते। 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो 3N बन जाएगा ना, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N हो गया, जाइगोट आपका 2N हो गया, और एक सिंगल एंड मोनोप्लॉइड क्या बचा आपका? मोनोप्लॉइड बचा आपका सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कहाँ है? ये जो 2 सेल्स है ना, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। बीच वाली सेल तो एग सेल थी, ये तो फ्यूज होके जाइगोट बना ली, ठीक है। पर जो सिनर्जिड्स है यहाँ पे भी फर्टिलाइज होने के बाद ब्राउन कलर के आपको दिखा रखे हैं, देखिए मैं डायग्राम में मिटा के पूरा डायग्राम क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पे जाइगोट है आपका, पिंक कलर का जाइगोट है जो 2N है, इसके बगल बगल में जो ब्राउन कलर की 2 सेल्स है ना, ये फ्यूज नहीं हुई, ये मोनोप्लॉइड की मोनोप्लॉइड ही रह गई, इनको सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो सिनर्जिड इज हैप्लॉइड, जाइगोट इज 2N एंड PN विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट इज 3N। तो राइट आंसर वुड बी सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डिजेनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। कौन सी सेल्स है जो डिजेनरेट कर जाती है आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद? तो डायग्राम में ही देख के बता दीजिए कौन सी सेल्स है जो डिजेनरेट कर गई है आपके फर्टिलाइजेशन के बाद। क्या वो सिनर्जिड्स इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है? नो, सिनर्जिड्स तो नहीं करे डिजेनरेट, वो तो रहे। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल है, सिनर्जिड्स तो नहीं करी। एग एंड एंटीपोडल है, एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। That's a kind of tricky question we can say. Okay. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना बेटा, वो है आपका सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। और क्यों है वो राइट, आई विल टेल यू। जब भी कोई फर्टिलाइजेशन होता है तो पोलर न्यूक्लियर जो सेल्स होती है ना, पोलर न्यूक्लियर सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियर सेल्स तो जाके आपका बना लेती है PEN, दैट इज ट्रिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पॉलन, देखो जब भी पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन का एक पॉलन ग्रेन जो है वो जाके आपका फ्यूज करता है एग सेल से और जाइगोट बनाता है, दूसरा पॉलन ग्रेन आके फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियस से और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। पर जो ये ऊपर के एंटीपोडल सेल्स है ना, जिनके 3 न्यूक्लियस है, सॉरी ये आपस में फ्यूज नहीं करती है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, ये एक्चुअली क्या हो जाती है, ये डिजेनरेट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, इनका कोई यूज नहीं होता है आगे फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो PN होता है ना, वो इनसे नहीं बनता है, PN एक्चुअली पोलर न्यूक्लियर में एक पोलन ग्रेन जाके फ्यूज होता है। और ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2N है, दिस इज
टू पोलर न्यूक्लियाई, इसमें जाके एक पोलन ग्रेन फ्यूज होगा, पीजी पोलन ग्रेन, और इससे फिर ये पीएन बन जाएगा, पोलन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो 3N होती है। ये जो एंटी न्यूरल सेल्स दिख रही है ना, ये सब डिजनरेट कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फिर एग सेल में जाके पोलन ग्रेन फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, लेकिन आसपास की जो सिनर्जिड सेल्स है ना, ये एन होती हैं, ये इनका कोई काम नहीं है, ये आगे जाके ना डिजनरेट हो जाएगी, इनका कोई काम नहीं है। तो जिसका काम नहीं है वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। और यही चीज मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के बताई है आपको, तो ये लैंग्वेज पूरा पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स in the cytoplasm of the synergids. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. ठीक है, न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, ठीक है, एग सेल से फ्यूज करेगा, उसके न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और एक जाइगोट बना लेगा। यहाँ पे देखो जाइगोट का लिखा है नाम। अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दूसरा मेल गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज करेगा और पीएन बनाएगा। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टर्म ट्रिपल फ्यूजन, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी भी होंगी। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है कि while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following step would not be relevant? ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करें किसी भी डाइशियस प्लांट में, डाइशियस प्लांट मैंने पहले ही बताया था कि एक पूरा प्लांट मेल होगा और एक पूरा प्लांट फीमेल होगा, उसको बोलते हैं डाइशियस प्लांट। और उसमें अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कोई प्रोग्राम करना है, कौन सी चीज रेलिवेंट नहीं होगी? पहला ऑप्शन है बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर। सही बात है, फीमेल फ्लावर जो होगा, ठीक है, फीमेल फ्लावर जो होगा आपका, वो फीमेल फ्लावर एक अलग से प्लांट में होगा जिसमें मेल फ्लावर्स होंगे ही नहीं। अलग से प्लांट के फीमेल फ्लावर को बैग करना पड़ेगा, मतलब अलग से पोलन ग्रेन उस पर जाके डालने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि वुड नॉट बी रेलेवेंट, क्या नहीं करना है? तो फर्स्ट तो करेंगे। सेकंड है डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, विच इज ऑल्सो राइट। ठीक है, पोलन को अलग से ले जाके डस्ट करना पड़ेगा फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि अलग अलग प्लांट है ना, इसलिए। थर्ड है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज रॉन्ग, क्योंकि इमैस्कुलेशन का मतलब है, इमैस्कुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव स्टैमेंस, जिनमें से हम स्टैमेंस हटा देते हैं फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और ये किसके लिए होता है? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब मोनोशियस फ्लावर्स होते हैं, मतलब दोनों ही फीमेल और मेल दोनों ही एक फ्लावर में होता है, उनके लिए किया जाता है इमैस्कुलेशन। डाइशियस प्लांट के लिए नहीं किया जाता है। डाइशियस फ्लावर्स के अंदर अलग अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है। और ये इमैस्कुलेशन किया जाता है जिससे ऑटोगेमी ना हो, इसलिए किया जाता है। इसलिए द राइट आंसर वुड बी इमैस्कुलेशन, जो नहीं किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ पॉलन तो किया जाएगा, इसलिए राइट आंसर इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एंड अ ग्रास 2 होमोलॉग स्ट्रक्चर्स आर। ओके, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्रास और डाइकोट की बात कही है, डाइकोट एंड ग्रास। ग्रास क्या होता है? ग्रास होता है मोनोकॉट। ग्रास क्या होता है? ग्रास होता है मोनोकॉट प्लांट। और इसमें पूछा है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होंगी। होमोलोगस का क्या मतलब होता है? जो स्ट्रक्चर्स के फंक्शन सेम रहते हैं, द स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम फंक्शंस, उनको बोलते हैं होमोलोगस। ठीक है, और दिखने में भी थोड़े बहुत सेम होते हैं। तो देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है। फर्स्ट है आपका डाइकोट प्लांट का डायग्राम। डाइकोट प्लांट के डायग्राम में आपने देखा होगा पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है, यहाँ पे एपिकोटाइल है ऊपर की तरफ, ये जो बीच में ये हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, और ये आपके कॉटिलेडन्स हैं, जो ये बड़े बड़े बीन शेप के दिख रहे हैं ना, किडनी शेप के, ये आपके कॉटिलेडन्स हैं। ठीक है, और ये आपका सीड कोट है जो इसको कवर करता है। ये है जो साइड में डायग्राम देखो आप देख रहे हो, इस साइड वाला डायग्राम है आपका मोनोकोट के लिए, मतलब ग्रास के लिए डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के आप चीजें भी ऑलमोस्ट वैसी है। एंडोस्पर्म है, इसका एपिकोटाइल इधर है, इसका हाइपोकोटाइल भी इधर है, इसका रेडिकल भी इधर है, ये सब तीनों चीजें इधर है, और ये इसका कॉटिलेडन है। ठीक है, अब बात यह है कि जो मोनोकोट का कॉटिलेडन होता है ना, उसको हम एक और चीज बोलते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, विच इज स्कूटेलम। मतलब मोस्टली हम मोनोकोट मतलब ग्रास के कॉटिलेडन के लिए एक ही टर्म यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम स्कूटेलम।
ठीक है, तो स्कूटेलम का मतलब कॉटिलेडन ही होता है। तो डाइकोट का कॉटिलेडन और मोनोकोट का स्कूटेलम दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होती हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखो लिखा होगा कॉटिलेडन एंड स्कूटेलम, और लिखा भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, कॉटिलेडन एंड स्कूटेलम, दीज आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। हाँ हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में बस इतनी सी बात लिखी गई हुई है कि एक फ्लावर के अंदर एक एक फिनोमेना की बात की गई है, कि वो उस फिनोमेना का टर्म बताना है, बस सिंपल सी एनसीईआरटी की लाइन है और कुछ भी नहीं। फिनोमेना क्या है? फिनोमेना के बारे में लिखा हुआ है कि एक प्लांट, सम प्लांट्स के अंदर ये फिनोमेना देखने को मिलता है जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब एम्ब्रियो बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियोज का बनना, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एम्ब्रियो का बन जाना, उसका नाम क्या है? सीधे सीधे एपोमिक्सिस नाम होता है। ठीक है, ये टर्म हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ी है, दोबारा मैं नीचे डिटेल में समझा देती हूँ। और ऑप्शंस क्या क्या लिखे हैं उनको समझाते हैं। पहला ऑप्शन है पार्थिनोकार्पी, थर्ड ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फोर्थ ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। चारों को अलग अलग से समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस इज स्पेशल मैकेनिज्म जिसके अंदर सीड बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी होता है फ्रूट बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? दोनों के दोनों एसेक्सुअल मोड है, लेकिन एपोमिक्सिस के अंदर सीड बन रहा है, ठीक है, और पार्थिनोकार्पी के अंदर फ्रूट बन रहा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जिसके अंदर प्लांट किसी भी और दूसरे प्लांट के स्ट्रक्चर से बन जाता है। जैसे मान लो प्लांट का स्टेम है, स्टेम से कुछ दूसरा प्लांट उग गया, उसको बोल देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट की रूट्स हैं, रूट से कोई दूसरा प्लांट अगर उग गया उसको बोल देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में बोला था कि सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या बोलेंगे? उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे। अगर यहाँ पे फ्रूट लिखा होता कि फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसका आंसर हो जाता पार्थिनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 19। इन अ फ्लावर, if the megaspore mother cell form megaspore without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develop into an embryo sac, its nuclei would be। देखो, कोई भी फ्लावर के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें मियोसिस होता है। ठीक है, एमएमसी में मियोसिस होगा है। मियोसिस होने के बाद उसमें मेगास्पोर्स बनते हैं, और एमएमसी जो है ये मेगास्पोर मदर सेल्स, इसमें मियोसिस होता है। ये 2n सेल्स होती हैं। ये 2n सेल्स nn करके दो बनाती है मेगास्पोर, और मेगास्पोर जो होता है वो आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, मेगास्पोर जो होता है ms, ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है अगर ये मेगास्पोर वाली सेल्स मियोसिस ना करे और एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो जाए, तो इसके न्यूक्लियाई का क्या प्लॉइडी नंबर होगा? सिंपल सी बात है, अगर मियोसिस नहीं करेगा तो 2n का 2n ही रहेगा ना, और यही जाके एम्ब्रियो सेक बन जाएगा, और एम्ब्रियो सेक बनेगा तो उसका जो न्यूक्लियाई होगा वो भी 2n रहेगा। तो आंसर वुड बी डिप्लॉइड, विच इज 2n। So generally, megaspore mother cell undergoes meiosis to form haploid megaspore, which later develops into embryo sac with haploid nuclei. If megaspore mother cell will not undergo meiosis, nuclei would be diploid. Question number 20. The phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization. देखो, आ गया वही क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी। अगर फ्रूट बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पी बोलेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था जो मैं बोल रही थी, ऑटोगेमी एंड पार्थिनोकार्पी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिफरेंस। बोथ एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी आर asexual mode of reproduction. Apomixis is the formation of seed, whereas parthenocarpy is the formation of fruit without fertilization. Okay, so this is it from my side. We will continue in our next session the rest of the questions. So thank you so much.